नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम 3 टॉपिक के बारे में छोटा-छोटा डिस्कशन करेंगे, जिसमें से एक है जलवायु संरक्षण और दूसरा है ये स्वास्थ्य वाला टॉपिक। तीसरा काम के घंटे के बारे में कुछ बातें, उसको हम देखेंगे इस वीडियो में। जलवायु संरक्षण से संबंधित एक कोपेनहेगन समझौता है। उसमें क्या बात कही गई थी? तो कोपेनहेगन समझौते के तहत विकसित देशों को 2020 तक हर साल 100 अरब डॉलर रुपए खर्च कर विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन कम करने में मदद करने के लिए कहा गया था। मतलब जितने भी डेवलप्ड स्टेट हैं, डीएस, वो हर साल 100 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे जो विकासशील देश हैं, ताकि वो जलवायु परिवर्तन को कम कर सकें। लेकिन जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं वो इस क्षेत्र में सही प्रकार से काम नहीं कर पा रहे हैं। कोयले से जो चलने वाले बिजली घर होते हैं उसको यदि बंद किया जाए तो जलवायु का संरक्षण किया जा सकता है। तो जो विकसित देश हैं वो कहते हैं कि चाइना, भारत जो है बड़ा कोयला जला जला करके बहुत सारा जलवायु परिवर्तन में अपना योगदान दे रहा है, कार्बन एमिशन ज़्यादा मात्रा में कर रहा है। लेकिन भारत के पास अभी जो वैकल्पिक स्रोत हो सकते हैं उस क्षेत्र में भारत काम कर रहा है, जैसे सोलर एनर्जी है। मुख्य रूप से इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। लेकिन अभी ये स्थिति नहीं है कि कोयले को पूरी तरीके से समाप्त करके हम वैकल्पिक क्षेत्र में आ जाएं। लेकिन हाँ, धीरे धीरे सोलर और विंड एनर्जी, तरह तरह की जो वैकल्पिक एनर्जियाँ हैं, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, इन सब पे काम करेंगे, इलेक्ट्रिक पर काम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक जो पावर्स हो सकते हैं उस पर काम करेंगे। तो धीरे धीरे हम कोयले को कम कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिति आने में थोड़ा सा समय लग सकता है। और भारत इस क्षेत्र में काम कर भी रहा है, जैसे कि बहुत सारे सोलर पार्क बनवाना, जैसे कि मध्य प्रदेश के रीवा में भी बनाया गया, फिर गुजरात में भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला। इसके अलावा भारत जीवाश्म ईंधन पर, जो कि पेट्रोल और डीजल है, इस पर 40% जो है वो लेबर टैक्स लगाता है। तो एक कार्बन टैक्स लगाता है। कार्बन टैक्स लगाने से क्या है कि उसका दाम बढ़ जाता है, जिससे वो सारे पैसे जो हैं जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में लगाए जा सकते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था। और दूसरा विषय है स्वास्थ्य के बारे में। कोविड-19 के समय में स्वास्थ्य संकट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो मेडिकल कॉलेज यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी स्थिति क्या है? तो मेडिकल कॉलेजों की संख्या यदि 1950 से 2014 तक देखा जाए तो 6 मेडिकल कॉलेज प्रति वर्ष बनते थे, 6 मेडिकल कॉलेज पर ईयर। लेकिन 2014 से 2019 के बीच में यदि देखा जाए तो 29 मेडिकल कॉलेज पर ईयर बन रहे हैं। तो ये कुछ फैक्ट है, इसको हम ऐसे या स्वास्थ्य वाला कोई क्वेश्चन आता है मेंस में तो उसमें हम इस पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि 1950 से 2014 तक 6 मेडिकल कॉलेज पर ईयर औसतन बनते थे। 2014 से 19 के बीच में देखा जाए तो 29 मेडिकल कॉलेज पर ईयर बन रहे हैं एवरेज रूप में। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इस क्षेत्र में और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता ज़रूर है। हेल्थ सेक्टर बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। इंडिया में हालांकि ये कम है, 10% से भी कम लोग जो हैं हेल्थ सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट पाते हैं। लेकिन यदि अमेरिका और यूरोपियन कंट्री में देखा जाए तो 25% के आसपास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो अकेले हेल्थ वाले सेक्टर से मिलता है। और तीसरा टॉपिक है काम के घंटे के बारे में। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, जीडीपी बढ़ाना है, तो उसके लिए काम के घंटे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों का विचार इसके विपरीत है। उनका कहना है कि नहीं, काम के घंटे बहुत ज़्यादा कर देने से जीडीपी का ग्रोथ नहीं हो सकता है। कुछ और भी जो टेक्निकल चीज़ें हो सकती हैं, जो प्रौद्योगिकी हो सकता है, मशीनें हो सकती हैं, उसका भी प्रयोग यदि करेंगे तो कम काम ही करेंगे और ज़्यादा हम उसका प्रोडक्शन कर सकते हैं। और ज़्यादा काम के घंटे होने से हेल्थ पे जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, और जो सोशल लाइफ है उससे भी हम धीरे धीरे दूर भागने लगते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा विज्ञान की हानि होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है,
उसने लंबे कार्य सप्ताह के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें बताया गया कि भारत 5वें स्थान पर है। प्रति व्यक्ति भारत में 48 घंटा काम करने का रिवाज है एक सप्ताह में। ये कार्य सप्ताह है, यानी एक सप्ताह में 48 घंटे, यानी कि 6 घंटे से ज़्यादा, 7×42, तो 6 घंटे से ज़्यादा उसमें काम करने का बताया गया है। और देखा जाए तो 7 घंटे के ज़्यादा करीब है। तो एक दिन में 7-7 घंटे काम करना, ये भारत में सबसे ज़्यादा होता है लंबे कार्य सप्ताह के देखा जाए तो। और पहले पे है कतर, दूसरे पे मंगोलिया, तीसरे पे गाम्बिया और चौथे पे मालदीव और 5वें पे हमारा भारत है। और एक आर्थिक सिद्धांत है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल, दुनिया की ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाओं को उभार से पहले लंबे कार्य सप्ताह से गुजरना ही होगा। यानी अगर हम बहुत ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो जो ज़्यादातर अर्थव्यवस्थाएं हैं, खास करके जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो शुरुआती समय में जो है अपने कार्य सप्ताह की अवधि को ऊपर ही करेंगे। ये इकोनॉमिक का एक मूल सिद्धांत है। तो भारत अभी इसी स्थिति में है, विकासशील अर्थव्यवस्था, इसलिए काम के घंटे ज़्यादा हैं। जब धीरे धीरे स्थितियाँ सही होंगी 30 साल, 20 साल, 25 साल में, तो ये काम के घंटे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। डेनमार्क में यदि यही देखें तो प्रति व्यक्ति जो कार्य सप्ताह है वो 37 घंटे हैं। नीदरलैंड में 37 घंटे वहाँ पर भी हैं। जर्मनी में 39 घंटे। और इससे नुकसान क्या है? एक तो जो जन्म दर है वो कम होने लगती है। ज़्यादा काम करने से जन्म दर कम होने लगती है। लोग मतलब आप समझ रहे हैं सारी चीज़ें। दक्षिण कोरिया इसका एक एग्जाम्पल है। वहाँ पर क्या है कि 2019 में ये व्यवस्था कर दिया गया है कि प्रति व्यक्ति 52 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा एक सप्ताह में। लेकिन 2019 से पहले देखा जाए तो 68 घंटे काम किया करते थे दक्षिण कोरिया में। तो वहाँ पे जन्म दर में कमी आई है, ये देखा गया है। तो ये 3 टॉपिक पे छोटा सा डिस्कशन करना था। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।